हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सिकल सेल एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर। जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी वो डिसऑर्डर, वो बीमारी जो कि जीन्स से मुंतकिल होती है, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है चिल्ड्रन में। A sickle cell is an abnormal crescent-shaped RBCs containing a hemoglobin, defective hemoglobin molecules। जो सिकल सेल डिजीज़ है इसमें क्या होता है, अब नॉर्मल क्रिसेंट शेप्ड आरबीसीज होते हैं, यानी आरबीसी सेल्स की जो शेप है वो चेंज हो जाती है और इसमें क्या होते हैं डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। सिकल सेल्स यानी डिफेक्टेड जो सेल्स हैं वो क्या है, ये इस शेप के हैं, यानी क्रिसेंट शेप के हैं, और जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप इस तरह से है। सिकल सेल क्राइसिस is an episode of acute sickling of RBCs which causes occlusion and ischemia in distal blood vessels। इस्कीमिया जो है इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि जैसे स्टूडेंट्स सेल्स की शेप चेंज हो गई तो वो ब्लॉकेज कर देते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका फ़्लो प्रॉपर तौर पे हो नहीं पाता। अब डेफिनेटली अगर ब्लड का फ़्लो नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गन्स को, बॉडी ऑर्गन्स को पहुंच नहीं पाएगी। तो ये डिज़ीज़ किसकी है, ब्लड की है, यानी ये डिज़ीज़ क्या कहलाती है, सिकल सेल एनीमिया। मज़ीद आगे देखेंगे। पेशेंट्स विद सिकल सेल ट्रेट डू नॉट हैव साइंस और सिम्टम्स बट रिस्क पासिंग द डिसऑर्डर ऑन टू देयर चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ये जो डिज़ीज़ है ये इसकी एक जो कॉमन रीज़न है, ये डिज़ीज़ है ही जो है जेनेटिक से, यानी जेनेटिक डिज़ीज़ है, यानी पेरेंट्स से चिल्ड्रन में मुंतकिल होने वाली है। अब ये जो डिज़ीज़ है समटाइम इसके साइंस और सिम्टम्स नहीं होते, जिसकी वजह से इसका जो इलाज है वो हो नहीं पाता और ये डिज़ीज़ जो है वो चिल्ड्रन में मुंतकिल हो जाती है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं सिकल सेल यानी ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो, जहाँ पे ब्लॉकिंग हुआ, जहाँ पे देखें सेल्स की शेप चेंज हो गई है वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है, और जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक है, दुरुस्त फॉर्म में जा रहा है। When a person has one gene for sickle hemoglobin and one gene for normal hemoglobin, people who are carriers generally do not have any medical problems and lead normal lives। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इसके कोई साइन और सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन ये क्या होता है कि ये ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाती है। तो समटाइम क्या होता है कि इस डिज़ीज़ के साथ ही जो पर्सनस हैं वो अपनी लाइफ को रन कर रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इस डिज़ीज़ में मुब्तला हैं। आ कैरियर कैन नॉट डिवेलप सिकल सेल डिज़ीज़, टिश्यू हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया अकर, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तौर पे हो नहीं पाता, कॉजिंग पेन एंड एडिमा एज अ रिज़ल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। स्टूडेंट्स देखें, जब वेजल्स में ब्लॉकेज हो जानी है तो देखें वहाँ पे पिगमेंट्स जो हैं यानी सेल्स जो है अकोम्युलेट हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पेन कॉज करेंगे, यानी पेन होगी और एडिमा हो जाएगा, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। Compared with a normal lifespan of about 120 days, an RBC affected by sickle cell disease has a lifespan of only 10 to 20 days। अब इस डिज़ीज़ में क्या होता है, एक नॉर्मल जो हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो सेल है उसका जो लाइफ स्पैन, उसकी जो एक सेल की जो उम्र है वो 120 दिन है, यानी 120 डेज़ तक वो सरवाइव करता है, उसके बाद उसकी जो है डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन एक अफेक्टिव लाइफ स्पैन जो है सिकल सेल है वो रोज़ाना उनकी तोड़ फोड़ हो रही होती है, यानी 10 to 20 डेज़। डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेजाइल आरबीसीज इनहिबिट्स द ऑक्सीजन
कैरिंग फंक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेजाइल यानी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स का टूटना जो होता है वो क्या कर देता है, इनहिबिट्स द ऑक्सीजन कैरिंग फंक्शन यानी ऑक्सीजन कैरी करने के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की वजह जो है वो मालूम करेंगे। कॉज्ड बाय एन इनहेरिटेड abnormal hemoglobin, द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन विद इन द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला पिगमेंट है उसे मालूम करेंगे। यानी एक कॉज्ड बाय किस वजह से होती है, इनहेरिटेड abnormal हीमोग्लोबिन की वजह से। द abnormal हीमोग्लोबिन कॉजेज डिस्टॉर्टेड सिकल अपीयरिंग अंडर अ माइक्रोस्कोप रेड ब्लड सेल। स्टूडेंट्स आप ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल हीमोग्लोबिन, और जो सिकल सेल है इसमें अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और ये देखें ये वेजल्स में ब्लॉकेज आप देख सकते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया। Deoxygenation, polymerization of hemoglobin, sickling of red blood cells, endothelial damaged, vascular occlusion, organ ischemia and organ damage। सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं। अब एंडोथीलियल डैमेज यानी एंडोथीलियल जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है। वैस्कुलर ऑक्यूलेशन यानी वेसल्स में डिस्ट्रक्शन हो जाती है यानी ब्लॉकेज हो जाती है। ऑर्गन इस्कीमिया, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और क्या होता है कि ऑर्गन डैमेज हो जाता है, यानी ये डिज़ीज़ जो है अक्कर हो जाती है। मैनिफेस्टेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, अब इसके साइन और सिम्टम्स जो हैं वो देखेंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका कोई एक मेजर जो है ना साइन और सिम्टम्स नहीं है, बट फिर भी इसकी मैनिफेस्टेशन तो किसी ना किसी तरीके से डॉक्टर्स ने देखी हुई है। सो लेट्स सी। Usually the newborn with sickle cell anemia is asymptomatic for the first 10 to 12 weeks of age। जो एक न्यूबॉर्न बेबी है उसमें आमतौर पे ये इस डिज़ीज़ का पता नहीं चलता कैसे 10 to 12 weeks of age, ठीक है। Many people with sickle cell anemia are in reasonably good health the majority of the time। सिकल सेल से अफेक्टेड जो पर्सनस हैं वो समटाइम जो होते हैं ना, ज़्यादातर जब वो एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा टाइम तक, वो उन्हें जैसे कि पता ही नहीं चलता कि इस डिज़ीज़ में मुब्तला हैं, लेकिन ज़िंदगी का काफ़ी अरसा वो गुजार चुके होते हैं, फिर कहीं जाके उन्हें पता चल जाता है कि वो इस डिज़ीज़ में मुब्तला हैं। द टिपिकल पेशेंट इज़ anemic but asymptomatic except during painful episode, cause a painful episode। यानी इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो पेशेंट्स हैं, यानी देखें जब ब्लॉकेज होगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, पेन होगा, तब भी उसे एक तरह का साइन मिलेगा कि देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग। फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड इवेंट्स दैट कॉज डिहाइड्रेशन, टेंशन इन द बॉडी, dehydration, tension in the body such as or change the ऑक्सीजन, इन्फेक्शन, ओवर एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा काम काज करना, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना, वेदर का चेंज होना यानी आबो हवा का तब्दील होना, इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं। इन्फेक्शन सच एज दोज कॉजिंग पी नमूनिया, पी नमूनिया क्या होता है, वो इन्फेक्शन जो हमारे लीवर को यानी उसके एक हिस्से को तबाह कर रहा होता है या फिर दोनों को समटाइम अफेक्टेड कर देता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस आर अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, इरिटेबिलिटी विद वीकनेस, फ्लो, माइनर इन्फेक्शंस की वजह से थकावट का महसूस होना, थका हुआ महसूस करना, ठीक है, वीकनेस। जॉइंट एंड बैक पेन इज़ नोटेड, जॉइंट्स में यानी जोड़ों में दर्द का होना और बैक पेन इज़ नोटेड। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड
मल्टी सिस्टम फेलियर, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड होती हैं कि इसमें मल्टी सिस्टम फेल हो जाते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं बॉडी के जो कि स्टॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं. इन्फेक्शंस, हेमरेज एंड रेटिनल डैमेज लीडिंग टू ब्लाइंडनेस. डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो उनमें क्या होगा, CBC वाइट ब्लड सेल्स आर इंक्रीज्ड विद इन्फेक्शन. RBCs क्या होंगे, वाइट ब्लड सेल्स क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे किसके साथ, इन्फेक्शन के साथ. इसलिए इसका टेस्ट क्या करेंगे, CBC यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर. Skeletal X-rays demonstrate bone and joint deformities and flattening. Skeletal का एक्सरे करेंगे डिमॉन्स्ट्रेट बॉन, यानी ये जानने के लिए, हड्डियों को देखने के लिए जॉइंट्स की डिफॉर्मेलिटीज़ के कहाँ से जॉइंट में डिफॉर्मेलिटी आ रही है एंड फ्लैटनिंग आ रही है. MRI में भी यूज टू डायग्नोस स्ट्रोक कॉज्ड बाय occluded cerebral vessels from sickle cells. MRI भी समटाइम डायग्नोस के लिए की जाती है जहाँ पे वेजल्स का ब्लॉकेज देखा जाए. अब मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या है, सिकल सेल एनीमिया हैज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. सिकल सेल एनीमिया यानी इस डिज़ीज़ की जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो नहीं है. ट्रीटमेंट इज सिम्प्टोमेटिक, alleviating the symptoms that result from complication. For example, chronic leg ulcers may be treated with bed rest. यानी chronic टाइप का अल्सर है जो कि हो जाता है समटाइम, चूँकि ये पीछे से ब्लॉकेज का ही मसला है तो आगे जो ऑर्गन्स हैं यानी इसकी फर्दर जो डिजीज़ है वो जन्म लेती हैं. जैसे क्रॉनिक लेग अल्सर है, ये कैसे ट्रीट हो सकता है, ओनली बेड रेस्ट से, एंटीबायोटिक्स यूज़ करके, क्योंकि ये एक तरह से इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा जन्म देता है. ठीक है. वॉर्म्स, लाइन सॉक्स, मैकेनिकल और एंजाइम डिबार्टमेंट एंड ड्रेसिंग्स. Serious infections such as meningitis, pneumonia, sepsis, and osteomyelitis must be aggressively treated to prevent death. Sickle cell crisis may require hospitalization. Sickle cell crisis की इस रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाए. ठीक है. डेफिनेटली अगर पेशेंट हॉस्पिटल में होगा तो डॉक्टर्स उसे अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू होम. ऑक्सीजन में भी एडमिनिस्टर्ड टू ऑल्टर हाइपोक्सिया एंड कंट्रोल सिकलिंग. ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने से यानी पेशेंट को ऑक्सीजन देने से जो हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी से बचा जा सकता है. जैसे पहले हमने ऊपर पढ़ा कि जो सिकल सेल से की क्राइसिस से गुजर है उसे हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए. तो ये सब फैसिलिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होती है. दीगर अगरचे हम मॉडर्न ज़माने में रह रहे हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट्स उनके घरों में भी बहुत कुछ होता है, ऐसी मशीनरीज नर्स वगैरह वो अरेंज करते हैं, लेकिन बट डॉक्टर इज़ डॉक्टर, तो इसलिए उस पेशेंट का हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है. इनकरेज रेस्ट एंड एडमिनिस्टर फ्लूइड्स. पेशेंट को इनकरेज करें कि वो रेस्ट करे और क्या करेंगे, एडमिनिस्टर फ्लूइड्स. पेशेंट को फ्लूइड्स देंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इंट्रावेनसली यानी इंट्रावेनस के थ्रू फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे टू रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी को कम करने के लिए एंड मेंटेन रीनल फंक्शन, और रीनल फंक्शन के प्रॉपर काम करने के लिए इंट्रावेनसली फ्लूइड्स देंगे. यूज़ एनाल्जेसिस टू ट्रीट पेन. एनाल्जेसिस मेडिसिन्स यूज़ करेंगे पेन को ट्रीट करने के लिए. सिकल सेल क्राइसिस पेन इज़ ऑफन undertreated. The nurse needs a clear understanding of the disease process and of current approaches to pain management. जो
एक नर्स का किरदार है वो क्या है कि वो सबसे पहले इस डिज़ीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे ताकि मैनेजमेंट में वो एक अच्छा किरदार अदा कर सके, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सके। हीमाटोपाइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन HSCT इस यानी ये इसकी फुल फॉर्म है। इज़ द ओनली अवेलेबल थेरेपी विथ क्योरेटिव केयर। ठीक है, ये एक ओनली थेरेपी मौजूद है इस डिज़ीज़ के लिए। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक यही था। तो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।